गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सिग्मा गुरुकुल मिशन इंस्पेक्टर बैच में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग मैथ्स की 7 क्लास अब तक कर चुके हैं और आज हम लोग 8वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग रेगुलरली इन क्लासेस को जो बच्चे देख रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो अपने कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन क्लासेस को देखें, तो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए तो जय श्री राम। आज की क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, इफ द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर यानी कि आधा गोला, ठीक है, हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर की शेप होती है बच्चों। हेमिस्फेयर का डायमीटर हमें गिवन है 28, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 14, रेडियस 14, और इसकी ये वाला पार्ट भी 14 ही होता है। ठीक है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान देना सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो डेसिमल में है, इसका मतलब कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस होगी 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इसको सॉल्व करना है। 22 इंटू 4 ये कितना हो गया 88, ये हो जाएगा 14 14 196 और डिवाइडेड बाय 3 से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 29.3 पे। और बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज़ा भी लगा के आंसर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 19 और यहाँ पर है 29 पॉइंट समथिंग। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको 30 मान लूँ तो 19 का 3 गुना क्या होगा 57, ये हमारा आंसर होगा। बच्चों ये चीज़ें आपको एग्जाम में करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही फंसे रह गए तो फिर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप 25 क्वेश्चन पूरे ना कर पाएं। तो जहां भी कैलकुलेशन हो वहां कोशिश किया करो थोड़ा सा अंदाजा लगाने की। अंदाजे से भी कई बार हम लोग ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। अब मैंने यहां क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस हमें गिवन है, तो बस कैलकुलेशन मेन पार्ट था। अब मेरे पास आ गया 29.3 को मल्टीप्लाई करना है 196 से। मैंने देखा यहाँ 19 है और 29 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए 30 मान लूँ तो 19 का 3 गुना होता है 57। तो आंसर यही होगा, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शन है वो इतने क्लोज नहीं है। अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएं तब तो मजबूरी है कि सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं तो आप अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल के भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें अप्लाई करना एग्जाम में, तभी आपका टाइम सेव होगा और 25 क्वेश्चन तभी 20-22 मिनट में निकल पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b इज 5 एंड ab इज 6। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट हो रही है। 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, तो यानी कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। हमें निकालना है थ्राइस ऑफ a² + b²। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13 इंटू 3 हमारा आंसर आ गया 39। वैसे आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते थे। a² + b² का फॉर्मूला होता है बच्चों a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहां भी वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। a + b हमें 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर 25 और ये गिवन है 6, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, तो यहां से भी आंसर आ जाएगा 39। तो ये क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते थे, फॉर्मूले से भी और वैल्यू पुटिंग से भी, जैसे आपको इजी लगे या एग्जाम में जो पहले क्लिक हो जाए उसी से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। कंपटीशन में एक खास बात है कि आंसर से मतलब होता है आपने प्रोसेस जो मर्जी किया हो। ठीक है ना, तो हमेशा कोशिश किया करो, अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला तो कई बार वैल्यू भी पुट हो जाती है। वैल्यू पुट ना हो या आप ना सोच पाए तो फिर फॉर्मूला भी लगा सकते। ओके, नेक्स्ट, इन अ ट्रायंगल ABC AB = AC। देखिए एक ट्रायंगल गिवन है ABC, इसमें AB और AC ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे।
और उसके बाद हमें गिवन है O इज ए पॉइंट ऑन BC, BC पर एक पॉइंट है O और BO इक्वल्स टू OC, ये दोनों इक्वल भी हैं। OD इज परपेंडिकुलर टू AB, OD is perpendicular to AB and OE is perpendicular on AC। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री के होंगे। साथ में गिवन है एंगल BOD इज 60 डिग्री, एंगल BOD ये एंगल 60 है। अब देखिए ये 90 ये 60, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 30 और ये भी कितना आ जाएगा 30, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, बिकॉज ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अब ये 90 ये 30, तो ये कितना आ जाएगा 60 और आपको निकालना क्या है AOE। A, अब यहां से लाइन खींचेंगे वो बिल्कुल सेंटर में आएगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है। AOE आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला। ठीक है, अब ध्यान देना ये 60 और ये 90 है। ठीक है, ये एंगल कितना होगा पूरा, देखो 30 और 30 60, तो ये पूरा होगा 120, तो इधर वाला हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60, ये 90 ये 60, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी थी। दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल 60 गिवन था, ये 90 है तो ये 30 आ गया, ये 30 तो ये 30 आ गया, तो ये 60 हो गया। और क्योंकि ये लाइन बिल्कुल सेंटर से पास होगी, टोटल एंगल ये 120 है, ये 60 ये 90, ये हमें निकालना था, तो आंसर हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस। चावल के दाम 20% कम हो गए और फिर एक आदमी 450 रुपए में 50 किलो चावल ज्यादा खरीद पाया। देखिए जनरल सी बात है, अगर किसी चीज का प्राइस, किसी भी क्वांटिटी का प्राइस कम होगा तो हमें वो ज्यादा मिल जाएगी अगर हमारा बजट सेम है। ठीक है ना। अब ये एक ऐसा फिक्स क्वेश्चन है कि जिसका मैं आपको एक फिक्स फॉर्मूला बता रहा हूं कि कभी भी आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना आ जाए। समझेंगे कैसे? अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो वहां पर ओरिजिनल प्राइस पर केजी कैसे निकालना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। क्या निकालना आ जाए? ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस बच्चों क्या होगा, ध्यान रखना, परसेंट रिडक्शन और इंक्रीज। थोड़ा छोटा करके लिखते हैं इसको, और भी लिखना है आगे। परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन 100 प्लस इंक्रीज माइनस डिक्रीज इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी लेस और मोर, जो भी आपको गिवन है। ठीक है। कभी भी किसी चीज का प्राइस कम होने से या बढ़ जाने से जब क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाए तो वहां पर ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे? सबसे ऊपर लिखेंगे प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो 100 में जोड़ देंगे और डिक्रीज हुआ है तो 100 में से माइनस कर देंगे। ये प्राइस कौन सा है? ये वाला, ये होगा प्राइस और ये है हमारी क्वांटिटी। चाहे मोर हो चाहे लेस, यही लिखा जाएगा क्वांटिटी। तो यहां से डायरेक्ट आपका ओरिजिनल प्राइस निकल के आ जाएगा। अब देखिए कितनी कमी आई, 20% क्या हुआ है? रिडक्शन, यानी कि प्राइस कम हुआ है 20%। ऊपर इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, केवल वो नंबर लिखेंगे 20। बस नीचे ध्यान रखना, अगर डिक्रीज है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, अगर इंक्रीज है तो 100 में प्लस करके, तो नीचे आ जाएगा बच्चों 80 और इनटू प्राइस 450 रुपये और क्वांटिटी 50 किलो। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दो, ये 50 से कैंसिल हो गया 9 पे और ये 20 से कैंसिल हो गया 4 पे। 9/4 हमारा आंसर आ गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2.25 रुपीज़ पर केजी। तो यानी कि प्राइस कम होने से पहले ये क्या आया हमारा? ओरिजिनल प्राइस, यानी कि रिडक्शन से पहले 1 किलो चावल कितने का था? 2 रुपये 25 पैसे का। अब मान लो आपसे यहां पूछ लिया जाए कि रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, यानी ये तो कौन सा प्राइस है?
कमी आने से पहले प्राइस 20% कम हो गया, कम होने से पहले वाला जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस होता है। अगर आपको यहां पर क्या निकालना है, रिड्यूस्ड प्राइस, रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी, तो प्राइस कितना रिड्यूस हुआ है, 20%, यानी ओरिजिनल का 20% कम हो गया, तो ओरिजिनल का कितना रह गया, 80%। तो आपको यहां क्या निकालना है, 80% ऑफ 2.25, ये आपका रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दो ही बातें पूछी जाएंगी, या तो ओरिजिनल प्राइस या रिड्यूस्ड प्राइस। अगर रिड्यूस्ड प्राइस पूछ ले तो पहले ओरिजिनल निकाल के और फिर रिड्यूस्ड प्राइस निकाल देना, या इंक्रीज्ड प्राइस पूछेगा, अगर इसी क्वेश्चन में 20% इंक्रीज होता तो मैं 2.25 का क्या निकालता, 120%, 120%। तो ध्यान रखना तीन चीजें यहां पर आ सकती हैं, इंक्रीज्ड प्राइस, डिक्रीज्ड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस। सारे जुड़े हुए किससे हैं, ओरिजिनल प्राइस से। तो आप ओरिजिनल प्राइस का ये फॉर्मूला याद रखें, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही आता है, इसमें कभी मैंने कोई ज्यादा चेंज होते हुए नहीं देखा, आप बस इसको ध्यान रखना। ये आपके प्राइस वाले सारे क्वेश्चन अकेला निकाल लेगा, फॉर्मूला मत भूल जाना बस, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था, अभी किसी भी टेस्ट में पीछे ये क्वेश्चन नहीं आया था। चलिए आगे, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 864। क्यूब का सरफेस एरिया होता है बच्चों 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और ये हमें गिवन है 864। सबसे पहले तो 6 से कैंसिल करेंगे, इट विल बी 1 और 6, 4 और 4, 144। तो साइड हमारी कितनी आ जाएगी, 12, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर होता है, 144, 12 का। अब हमें निकालना क्या, क्यूब का वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। अब बच्चों आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो 12 का क्यूब आपको जरूर याद होना चाहिए, 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। ये किसका क्यूब होता है, ये 13 का क्यूब होता है, 1331 11 का क्यूब होता है, और 729 9 का क्यूब होता है। तो बच्चों क्यूब आप लोग, स्क्वायर और क्यूब अगर थोड़े से याद कर लेंगे तो कई बार हमारी मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, हम डायरेक्टली आंसर लगा देते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। जिस बच्चे को नहीं मालूम होगा वो 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, और टाइम की ही सबसे ज्यादा कमी रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जहां जितना हो सके टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। बाकी कंसेप्ट और सेल्फ स्टडी, ये दो ही चीजें टाइम बचाती हैं। अगर आप ये सोचो कि मैं सारी ट्रिक्स याद करके चला जाऊं और हर क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। अब आज पहला ही क्वेश्चन ऐसा था हेमिस्फेयर वाला, उसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती, आपको कैलकुलेट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो अपनी कैलकुलेशंस को भी आप स्ट्रॉन्ग करो, सिर्फ ट्रिक के भरोसे चलोगे तो 5-7 क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर कैलकुलेशन अच्छी होगी तो 25 के 25 आप करके आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स द फर्स्ट स्टूडेंट हैज 2 टॉफीज, सेकंड हैज 4 टॉफीज एंड थर्ड हैज 6 टॉफीज एंड सो ऑन इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 25। देखिए एक क्लास में पहले बच्चे के पास कितनी टॉफी हैं, 2, दूसरे बच्चे के पास 4, तीसरे बच्चे के पास 6, और ऐसे कुल मिला के कितने बच्चे हैं, 25। तो 25 दूनी 50 टॉफी होंगी आखिरी 25th स्टूडेंट के पास, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, इवन नंबर्स, और कितने इवन नंबर है ये, 25 इवन नंबर है। दीज आर 25 इवन नंबर्स, और हमें क्या निकालना है, जो टोटल टॉफीज है वो किससे डिवाइड हो जाएंगी। तो पहले टोटल टॉफीज निकाल लेते हैं, यानी कि हमें इनका सम निकालना है। अब आप ध्यान देना, सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स के सम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, n इंटू n+1, ठीक है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि कितने हैं, कितने बच्चे हैं हमारे पास, 25, तो n आ जाएगा 25 और n+1 हो जाएगा 26। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि टॉफी कितनी है, टॉफी जितनी भी है टोटल वो किससे डिविजिबल है। अब 25 और 26 किससे डिविजिबल है, 5 और 13 से, तो ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दो चीजें यहां से सीखी। सबसे पहली बात कि सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है, n इंटू n+1, और जब इवन नंबर लिखते हैं तो उसका सम निकालने के बाद अगर उससे कुछ और पूछा जाए तो फिर आप
सम ना निकाले, जो पूछा है उस पे फोकस करें। कुछ बच्चे यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे रखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा कि ये 5 का मल्टीपल है, ये 13 का मल्टीपल है, तो 5 और 13 दोनों से ये पूरा नंबर हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A laptop is sold for ₹65,520 after a discount of 75%। देखिए, एक लैपटॉप 65,520 रुपए में बेचा गया और कितना डिस्काउंट दिया? 25% का डिस्काउंट, तो यानी कि आपसे लिया कितना गया? 75। अगर 25% का डिस्काउंट देंगे तो फिर लेंगे कितने? 75%, यानी ये जो 65,520 है वो 75% के इक्विवेलेंट है। और एमआरपी निकालनी है। एमआरपी बच्चों क्या होती है? 100%, तो इनटू कर देंगे 100 से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 75% की वैल्यू हमें गिवन थी और 100% की वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्व कर दो इसको। ये 25 से कैंसिल कर दो, 3 4, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 8 4 0, 21 इंटू 4 84, तो ये 87630। एक मिनट, मल्टीप्लाई कर लेना भाई इसको। कई बार ये बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है, अभी इसको हम आंसर नहीं लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन बिल्कुल क्लोज हैं, इवन सारे ही क्लोज हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2184 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 बाद में लगा लेंगे। 4 इंटू 4 16, 1 4 4 8 32 और 1 33, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7, और 4 इंटू 2 8, 87360। हाँ, तो देखिए ऑप्शन बी आंसर होगा, ए नहीं होगा, बी आपका। मैंने क्या बोला था? अगर आपके ऑप्शंस क्लोज हैं तो मल्टीप्लाई कर लेना, अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं तो फिर अप्रोक्सीमेट से भी आंसर लगा सकते हो। अब इसमें ऑप्शंस काफी क्लोज थे तो हमने एग्जैक्ट आंसर निकाला। ठीक है, ये अपना आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इन दिस आवर्स इज इतने किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें गिवन है 125 वाई क्यूब माइनस 1, और टाइम गिवन है 5 वाई माइनस 1। अब देखिए यहां डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। 125 वाई क्यूब किसका क्यूब हो जाएगा? 5 वाई माइनस 1, ऊपर क्यूब बन जाएगा 5 वाई माइनस 1 का, सॉरी ऊपर क्यूब बनेगा 5 वाई का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या है? ए माइनस बी। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, यानी कि 5 वाई माइनस 1, ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो 5 वाई का स्क्वायर आ जाएगा 25 वाई स्क्वायर, प्लस ए बी यानी कि प्लस 5 वाई, और प्लस बी का स्क्वायर तो 1, और नीचे आ जाएगा 5 वाई माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 25 वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई प्लस 1, तीनों के तीनों प्लस में होंगे ऑप्शन। तो देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में अलजेब्रा का फॉर्मूला लगवाया, यही है कंपटीशन। 2-2 3-3 चैप्टर्स को मिक्स करके भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसमें यही था। सबसे पहले स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस गिवन है क्यूब, और किसका? 5 वाई और 1 का ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:6:8, द ट्रायंगल इज अ। देखिए 3 बातें ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं, वो 3 रिलेशन आप लोग ध्यान रखना, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला आपने पढ़ा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पाइथागोरस, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? सी स्क्वायर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड के स्क्वायर का सम
तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं और ये रिलेशन वहां पर लगता है। लेकिन अगर आपको किसी ट्रायंगल में क्या मिले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो वो ट्रायंगल कैसा होता है बच्चों? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, न्यून कोण अगर क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा हो सी स्क्वायर से। और तीसरा चीज क्या हो सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। तो इस केस में ये ट्रायंगल कैसा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब यहां देखते हैं, ट्रायंगल की साइड गिवन है 4, 6, 8। इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 52, ये 64, तो बड़ा कौन है? 64, यानी कि सी स्क्वायर बड़ा है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन फॉलो होगा। तो ट्रायंगल ये कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ध्यान रखना, पाइथागोरस तो सबको आती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है सी स्क्वायर के, लेकिन पाइथागोरस के अलावा पाइथागोरस हमें केवल राइट एंगल ट्रायंगल बताता है। अगर सी स्क्वायर से बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। और अगर सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। एक एंगल 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज, एक एंगल 90 का तो राइट एंगल ट्रायंगल, और सारे एंगल 90 से कम तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The table given below shows the marks obtained by 6 students in 2 subjects. हमें निकालना है if the maximum marks for subject P is 900, सब्जेक्ट P के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 900 हैं, तो बताओ कि what percent of marks are obtained by A in subject P। तो सब्जेक्ट P में A ने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं? 150 नंबर आए हैं, टोटल मार्क्स गिवन है 900 और इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 150/9 ये 3 से कट जाएगा, 3 और 50, और 50/3 कितना होता है? 16.6%। ये हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। पी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स है 900 और 900 में से 150 नंबर आए हैं, तो 900 में से 150 कितना परसेंट होगा? आंसर आ जाएगा 16.66%। इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। एबीसी जो बी पे राइट एंगल बनाता है, ए बी इक्वल्स टू 7, ए बी 7 है और ए बी ए सी और बी सी इनका डिफरेंस 1 है। तो बच्चों एक ही ऑप्शन हो सकता है 24 और 25, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, सी एंगल और साइन निकालना है। अब साइन सी ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो 7/25 ये अपना आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, तो मेन बात आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड 7 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो ये 24 और ये 25 होगी, क्योंकि 7, 24 और 25 मिलके क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ये ट्रिपलेट का हमने यूज किया। फिर ट्रिग्नोमेट्री भी यूज की, साइन निकालना था। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 25, परपेंडिकुलर 7। परपेंडिकुलर 7 क्यों है ये बात आई थिंक समझ में आई होगी। अगर हम एंगल ए लेते तो ये परपेंडिकुलर होता, लेकिन एंगल सी लिया तो ये एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना इस बात। देखिए रेसेस एंड गेम्स वाला एक क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। इन ए 400 मीटर रेस ए रन्स एट अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक 400 मीटर की रेस है टोटल, और ए की स्पीड आपको गिवन है कितनी? 16 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम ए का टाइम निकाल सकते हैं कि ए को टाइम कितना लगेगा ये रेस पूरी करने में। 400 मीटर डिस्टेंस, 16 की स्पीड, तो ए को लगेंगे टोटल 25 सेकेंड। ठीक है, ए का टाइम निकाल लिया।
फिर इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर, जब रेस शुरू हुई 400 मीटर की, तो ए तो शुरू में ही खड़ा था, लेकिन उसने बी को 15 मीटर आगे खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब बी को केवल कितना डिस्टेंस कवर करना है, 385 मीटर। लेकिन फिर भी उसने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब बी ने कितना टाइम लिया 385 मीटर कवर करने में। ए ने 25 सेकंड में रेस पूरी की और इसने बी को 10 सेकंड से हराया, तो बी को कितना टाइम लगेगा 35 सेकंड। और बी को डिस्टेंस भी कितना कवर करना था 385। ये बी की स्पीड होगी, यही हमसे पूछा हुआ है। तो 11 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ बी। ठीक है, अच्छा सवाल था। 400 मीटर की रेस में ए की स्पीड गिवन है, तो ए का टाइम आ गया 25 सेकंड। जब रेस शुरू हुई तो ए तो शुरू में ही खड़ा हो गया और उसने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दे दिया। स्टार्ट देने का मतलब उसने बी को बोला कि भाई तू 15 मीटर आगे खड़ा हो जा, मैं शुरुआत से ही रेस शुरू करूंगा। तो ए को 400 मीटर नहीं कवर करना था, ए को केवल 385 ही कवर करना था, लेकिन फिर भी ये 10 सेकंड से हार गया। यानी जब ए यहां पहुंचा 25 सेकंड में, बी को यहां से यहां तक पहुंचने में 35 सेकंड लग गए, 10 सेकंड ज्यादा लग गए। तो बी की स्पीड निकालनी थी, डिस्टेंस हमें बी का पता है, टाइम मालूम है 35, तो बी की स्पीड आ जाएगी 11 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √5 साइन 90 माइनस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा। यानी कुल मिला के हमें गिवन है साइन थीटा, कॉस थीटा को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा √5 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू √5 माइनस 1। अब साइन अपॉन कॉस आ जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा हमें मिल गया √5 माइनस 1। निकालना है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन √5 माइनस 1। इसको कर देंगे रेशनलाइज, तो ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, और आंसर आ जाएगा √5 प्लस 1 अपॉन 4। √5 प्लस 1 अपॉन 4। ये प्लस, ये दो ऑप्शन बच्चों सेम हो गए, शायद किसी एक में प्लस था, अब मान लेते हैं कि ऑप्शन बी में प्लस था। ये हमारा आंसर होगा √5 प्लस 1 अपॉन। ठीक है, ये छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक अक्सर हो जाती है, तो उन पे आपको ध्यान नहीं देना। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, जो मेन एग्जाम आपका होगा ना, जो एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, उसमें भी एक आध क्वेश्चन में हमेशा कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना, अपने आप पे भरोसा रखना। अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। नहीं अटेम्प्ट किया हुआ तो इसका मतलब आपको उस क्वेश्चन की नॉलेज ही नहीं थी, तो अटेम्प्ट जरूर करना, तो मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ब्लर है बच्चों, कोई नहीं, मैं बता दूंगा। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए। देखिए 3 कंपनी है यहां पर ए बी सी। जो कंपनी ए है वो ब्लू कलर में है, कंपनी ए ब्लू कलर में है, कंपनी बी आपकी येलो कलर में है, और कंपनी सी ग्रे कलर में है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब हमें निकालना क्या है इसमें, द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन 2016 एंड 2019। 2016 ये है 2016, यहां पर है 2016, और ये है 2019। इसमें कंपनी ए का प्रोडक्शन, कंपनी ए का प्रोडक्शन 2016 में है बच्चों 40 और 19 में है 60, तो 40 और 60 ये हो गया 100। कंपनी ए का प्रोडक्शन 2016 और 2019 में टोटल 100 है, और ये कितना परसेंट है कंपनी सी के प्रोडक्शन के, 17 और 18। कंपनी सी यानी कि ग्रे कलर 60 60 120, तो 100 अपॉन 120 ये आ गया 5 अपॉन 6, और 5 अपॉन 6 कितना परसेंट होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ जाएगा बच्चों 83.33%। ठीक है, तो डीआई के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको रेशियो, परसेंटेज, एवरेज और प्लस माइनस ये सब चीजें आती हैं, तो डीआई का क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। ये 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, इनमें तो कभी भी आपका नंबर कटना ही नहीं चाहिए। देखो उम्मीद तो ये है कि 25 में से 25 हों, लेकिन एक आध क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हम
प्रेशर में आके गलती कर देते हैं, पर ये वो क्वेश्चन है जो आपका कॉन्फिडेंस अप करेंगे, क्योंकि ये देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बस थोड़ा सा जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना है, डेटा पढ़ने में आप कोई गलती मत कर देना। नेक्स्ट, एक और डीआई का क्वेश्चन आ गया। 5 फैक्ट्रीज गिवन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ऑल फैक्ट्रीज। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, पता नहीं एसएससी का मन भी कैसे करता है इतना आसान क्वेश्चन देने का। 5 फैक्ट्री के वर्कर्स दिए हुए हैं और टोटल वर्कर्स आपसे पूछे हुए हैं, केवल ऐड करना है। अब कर दो ऐड, 80 और 70 हो गया 150, 180 और 40 220। तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन प्लस का। देखिए रेशियो का एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, सबसे पहले हमें गिवन है ए बी बी सी सी डी, यानी कि कंपाउंड रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी सी डी सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। ए बी है 1 2, बी सी 3 4 और सी डी है 5 6। तो कंपाउंड रेशियो के लिए यहां 5 लिखेंगे, इधर 5 3 2 2 और अब इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 15, ये 30 40 और 48 48। तो टोटल ए बी सी डी का ये रेशियो है। अब इसको टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 40 40 80 और 30 110 और 10 120, 8 और 5 13, ये टोटल हो गया 133। जो हमें गिवन है कितना है 93100। तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 93100 डिवाइडेड बाय 133, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, नहीं 100 से नहीं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी निकालना है बच्चों। जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 100% नहीं निकालना, हमें निकालना है सी की वैल्यू, और सी कितना है 40। अब 133 से इसको कैंसिल करो, ये डायरेक्ट गया 7 पे, और 700 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 28,000। तो सी का शेयर कितना होगा 28,000। तो बेसिक कंपाउंड रेशियो का क्वेश्चन था, सबसे पहले रेशियो निकाल लिया। टोटल रेशियो टोटल अमाउंट के इक्वल होता है, टोटल अमाउंट हमें गिवन है 93,100 और सी का शेयर निकालना था, पहले 1 यूनिट की वैल्यू और जिसका शेयर निकालना है उससे मल्टीप्लाई, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 28,000। नेक्स्ट, cosec a माइनस cot a इज 1/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। देखिए एक आइडेंटिटी मैंने आपको कराई थी, पिछली 2-3 क्लास में भी कराई है, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ठीक है, ये 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a, ये हो गया 1, ठीक है। अब माइनस वाला हमें गिवन है 1/4, तो ये अगर 1/4 है बच्चों, तो यहां से cosec a प्लस cot a, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये 1/4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 4। cosec a प्लस cot a हमारे पास आ गया 4, और cosec a माइनस cot a ये हमें गिवन है 1/4। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल, और ट्वाइस ऑफ cosec a आ जाएगा 4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4 चौक 16 1 17, 17/4। तो मेरे पास cosec की वैल्यू आ गई, cosec a इक्वल्स टू 17/8। अब बच्चों cosec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज 17/8, ठीक है। अब जिन बच्चों को ट्रिपलेट की नॉलेज है तो वो आराम से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ये 17 है और परपेंडिकुलर 8 है, तो बेस आ जाएगा बच्चों 15। आप पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हो, तो यहां से बेस कितना आ गया 15। अब हमसे पूछिए किसकी वैल्यू है tan a की, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस 15, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर, ठीक है। जब भी आपको sec a, tan a, sin a, cos a या cosec a और cot a दिखाई दे तो सबसे पहले आइडेंटिटी का यूज करना। ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दिया तो cosec a मिल गया,
और वहां से हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज निकाल लिए। उसके बाद हमें 10a की वैल्यू निकालनी थी और 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज थ्राइस ऑफ इट्स हाइट। देखिए एक सिलेंडर है, इसकी हाइट गिवन है 2.1 और रेडियस हाइट का 3 गुना है, तो 2.1 का 3 गुना होगा 6.3 और आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। बस अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, पाई रेडियस 6.3 इंटू 6.3 और हाइट 2.1। इसको आपको सॉल्व करना है। आंसर आएगा बच्चों डी ऑप्शन 261.95। अब आप मुझे इसकी कैलकुलेशन करके बताएंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन आप करिए, अगर मैं करूंगा कैलकुलेशन तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको हो सकती है एग्जाम में, क्योंकि कई बार बच्चा केवल देख लेता है कि ऐसे हो गया। नहीं, जब टीचर ने कोई क्वेश्चन कराया तो उसको देखने के बाद आपको उसको सॉल्व भी करना है अपने आप। इवन जब मैं ये क्लास को रोज खत्म करता हूं तो आपको क्या करना चाहिए, इस क्लास को देखने के बाद आप ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप ट्राई करें बिना सॉल्यूशन देखे, तब आपकी तैयारी और बेटर होगी। ठीक है, तो कैलकुलेट करके बताना आप आंसर निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम एंड वर्क का सबसे फेमस क्वेश्चन 2-3 सेट में ये आ चुका है, डबल इक्वेशन वाला क्वेश्चन। तो इसको मैं सीधा सीधा सॉल्व करूंगा। 5 मैन और 8 वुमेन किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में, और 3 मैन और 7 वुमेन इसी काम को कर सकते हैं 15 दिन में। तो सबसे पहले यहां से हम मैन और वुमेन की क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी या काम करने की क्षमता। पहले इसको कैंसिल कर दो, 3 से 4 और 5। अब ब्रैकेट ओपन करो, 4 इंटू 5 20m प्लस 32w इक्वल्स टू 15m प्लस 35w। अब 20 में से 15 गया, 5m इक्वल्स टू 3w, और यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3/5, यानी कि आदमी एक दिन में 3 काम करता है और महिला एक दिन में 5 काम करती है। अब इसी काम को अगर कौन करे, केवल 11 वुमेन, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये भी वर्क होता है और ये भी वर्क होता है, इन दोनों में से किसी को भी आप रख दीजिए। तो मैं पहले वाला रख देता हूं, 5m प्लस 8w इंटू 12 डेज, और नीचे ये काम किससे करवाना है, अब 11 महिलाओं से। तो अब m और w की वैल्यू रखो, m है 3, तो 5 इंटू 3 15 प्लस 8 इंटू 5 40, और साथ में आ गया 12, नीचे आ जाएगा 11 इंटू 5 55, 55 से 55 कैंसिल हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 12 डेज। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में कि जब कुछ आदमी कुछ महिलाएं किसी काम को करती हैं और कुछ और आदमी कुछ और महिलाएं उसी काम को करते हैं, तो हम दोनों के वर्क को इक्वल करके उनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। फिर वो काम जिससे भी करवाना है वो नीचे, और काम उन दोनों में से कोई भी आप ऊपर रख के m और w की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और सवाल आ गया, देखो देखने में बहुत बड़ा है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहां पर कुछ वर्कर्स के डेली वेजेस दिए हुए हैं और उनकी कितने फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने लोगों का वो वेज है। जैसे 80 से 90 रुपए मिलते हैं 9 लोगों को, 90 से 100 रुपए मिलते हैं 3 लोगों को, 100 से 110 मिलते हैं 31 लोगों को, 110 से 120 5 लोगों को, और 120 से 130 2 लोगों को। अब हमें निकालना है, देखो हर एक क्वेश्चन में एवरेज वर्ड का यूज हुआ है कि एवरेज वेज क्या है। अब बच्चों एवरेज क्या होता है, जो मैक्सिमम लोगों को मिलता है, लगभग सभी को मिलता है। अब मैक्सिमम 31 लोगों को ये मिल रहा है 100 से 110, तो ये जिस भी ऑप्शन में होगा ऑप्शन 3। एवरेज वेज ऑफ एम्प्लॉइज इज लाई बिटवीन, यानी एम्प्लॉइज का जो एवरेज होगा वो कहां लाई करेगा, तो जितने लोगों को मैक्सिमम मिला है वहां लाई करेगा।
तो 31 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, यानी 31 लोगों को 100 से 110 के बीच में मिला है, तो यही हमारा एवरेज होगा, क्योंकि जो सबको मिलता है लगभग मैक्सिमम लोगों को, वही एवरेज होता है। ठीक है, तो कोई कैलकुलेशन की इसमें जरूरत नहीं थी, ये केवल माइंड का क्वेश्चन था। कुछ बच्चे लगे रहेंगे एवरेज निकालने में, सॉल्व करने में, कोई जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा लोगों को मिला वही एवरेज होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन आ गया। गिवन है k माइनस के कॉट स्क्वायर 30। अब कॉट 30 क्या होता है बच्चों? tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 होगा √3 और इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस अगेन cot स्क्वायर 30, तो ये भी आ जाएगा 3। इधर है साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4 प्लस 4 इंटू 10 45 का स्क्वायर, तो ये 1 ही होता है, और माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 होता है साइन 60 का उल्टा, यानी 2/√3, तो ये हो जाएगा 4/3। अब यहां से आपको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी है। यहां से मेरे पास आ गया k माइनस 3k अपॉन 4 इक्वल्स टू एलसीएम आएगा बच्चों 12, 4 3 12, तो ये हो गया 9, यहाँ 1 है तो 12 चौक 48 और 3 4 वो 4 4 जा 16। k माइनस 3k हो गया माइनस 2k और 4 से ये कैंसिल हो गया, आ गया 3, तो माइनस 2k इक्वल्स टू 48 और 9 57 माइनस 16, 48 और 9 हो गया 57, 16 यानी कि 41/3, और कुल मिला के ये k की वैल्यू क्या आ गई 41/6 माइनस का। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 6.83 आ जाएगा माइनस का, तो k की वैल्यू क्या आएगी -6.83। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था 60 45 30, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। वैल्यूज याद हैं तो फिर ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। वैल्यू रखते ही आपको बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि एलसीएम लेने में या प्लस माइनस करने में कोई गलती ना हो, बाकी क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। आगे चलते हैं। A man bought a watch for 12% discount. If he had bought it for 24% discount, he would have got the watch for ₹2400 less. देखो क्वेश्चन क्या है, एक आदमी को 12% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर उसे 24% डिस्काउंट मिलता तो उसके 2400 रुपए बच जाते। इसका मतलब 12% अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, अगर 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए तो उसके 2400 रुपए बच जाएंगे। तो इसका मतलब 12% 2400 के बराबर है, 1% की वैल्यू आ जाएगी 200, और एमआरपी क्या होती है 100%, तो 100 इंटू 200 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 20,000 रुपीज इज योर एमआरपी। इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, 1% की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 100% इज योर एमआरपी, एमआरपी आ जाएगी 20,000 रुपए। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट शुड कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। देखिए प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या होता है एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि आप मार्केट में गए, आपको एप्पल खरीदने हैं। अब 1 किलो एप्पल का प्राइस है जितना भी है 40 रुपए 50 रुपए 100 रुपए वट, मतलब उससे नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला क्या है उसको समझा रहा हूं। मान लीजिए आप मार्केट में एप्पल खरीदने के लिए गए, तो एप्पल का प्राइस आप सबसे पहले पूछोगे, फिर आप दुकानदार को बोलोगे कि भैया 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 किलो दे दो, तो वो है आपकी कंजम्पशन, कि आपको यूज कितना करना है, खाना कितना है, कंजम्पशन। और प्राइस इनटू कंजम्पशन 40 रुपए किलो है और आपने 5 किलो खरीदे, तो 200 रुपए आपका क्या हो गया खर्चा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, प्राइस ऑफ सॉल्ट डिक्रीज हो गया कितना 20%, यानी प्राइस अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया 80। इसको आप रेशियो में भी लिख सकते हैं 5:4, कि पहले प्राइस अगर 5 था तो अब प्राइस कितना है 4। अब बोलता है एक्सपेंडिचर को सेम रखना चाहिए, यानी ये दोनों वैल्यू सेम आए, एक्सपेंडिचर उसका उतना ही रहे। क्या क्वेश्चन है, प्राइस कम हो गया तो कंजम्पशन को कितना बढ़ाएं कि खर्च उतना ही रहे। अब ध्यान देना, यहां 5 है यहां 4 है, और यहां नंबर सेम आना चाहिए। सेम कब आएगा, जब यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहां 5 से, तो दोनों तरफ जो एक्सपेंडिचर है वो 20-20 आ जाएगा। यानी कंजम्पशन हमें 4 से 5 करना पड़ेगा, तो 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 4 पे, और 1 का इंक्रीमेंट अगर 4 पे करेंगे
तो ये 25% इंक्रीज करना पड़ेगा हमें अपना कंजम्पशन। दिस इज योर आंसर। किसी को नहीं समझ में आया तो फिर समझ लो। किसी चीज का प्राइस 20% कम हो गया, मैंने मान लिया कि प्राइस 100 था तो 80 हो गया, आप रेशियो भी ले सकते हैं, तो 5 से 4 हो गया प्राइस, और एक्सपेंडिचर आना चाहिए सेम। अब 5 और 4 सेम कैसे होंगे? जब इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे इसको 4 से, इसे 5 से, यानी कंजम्पशन 4 किलो से 5 किलो हो गया, तो इसका मतलब 1 बढ़ गया 4 पे, और 1/4 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज हैमर्ड and molded into a wire of radius 2 centimeter. What is the length of this wire? एक स्फेयर, एक गोले को हैमर करके यानी हथौड़े मार मार के एक वायर में बदल दिया गया। अब जब किसी एक चीज को दूसरी चीज में मोल्ड करते हैं तो उनका क्या सेम होता है? उनका वॉल्यूम सेम होता है, आयतन बराबर होता है। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 9 × 9, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। इसकी भी रेडियस हमें गिवन है 2, तो 2 × 2 × और हाइट या लेंथ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, और पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कैंसिल आ गया 3, 9 × 9 81 × 3, तो 243 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट या लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था। जब एक चीज को पिघला के या तोड़ मरोड़ के दूसरी चीज बनाई जाए तो उन दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 9 and 13? 9 और 13 में से क्या माइनस करे सो दैट 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल? देखिए सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? जब 3 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनमें ये रिलेशन होता है b² = AC। अब हमें निकालना है थर्ड, यानी कि b²/a, और ये आना चाहिए कितना? 18, ये हमें गिवन है, और b और a में से कुछ माइनस करना है 9 और 13 में से, यानी कि b है 13, तो 13 में से कुछ माइनस होगा, यानी 13 - x और उसका स्क्वायर, और नीचे होगा 9 - x, और ये किसके इक्वल आना चाहिए? 18। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना, आप ऑप्शंस का यूज करिए। ठीक है, और जब भी आप ऑप्शंस यूज करें बच्चों, तो सबसे पहले सबसे छोटे ऑप्शन को यूज किया करो। ज्यादातर सबसे छोटा ऑप्शन आंसर होता है। तो मैं पहले 1 को यूज करता हूं। x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 13 में से 1 गया 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, और 9 में से 1 गया तो 8, 8 को 44 से काटोगे क्या आ गया? 18, 18 ही आना चाहिए था, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ एक और बहुत अच्छा सेशन जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, कैलकुलेटिव थे, 2 से 3 क्वेश्चन सोचने वाले थे। तो बच्चों इसी तरीके से हर सेट में देखिए, मैं आपको रोज एक 25 क्वेश्चन का सेट कराता हूं। अब उसमें 25 में से 5, 7, 10 क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत सेम से नजर आते होंगे, लेकिन 10-12 क्वेश्चन बच्चों अलग भी होते हैं। अगर हम रोज के 10 क्वेश्चन भी अलग सीख रहे हैं तो 30 दिन में हम 300 क्वेश्चन यानी कि 300 कंसेप्ट सीख लेंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि 300 कंसेप्ट सिखाने के बाद उसमें से 10, 12, 15 एग्जाम में ना आए। तो आप लोग डेली इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल को आप लोग फॉलो करते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये आप लोगों का काम है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ या हमारी टीम के किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप हमें फॉलो करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और बच्चों ये सारे यहाँ पर आप लोग हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करूंगा कि आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा और हम लोग भी पूरी मेहनत के साथ ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं। अभी चलता हूं, कल फिर मुलाकात होगी एक नई एनर्जी के साथ, एक नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों सिग्मा गुरुकुल की पूरी टीम की तरफ से मैं मोहित कुमार आप सभी को नमस्कार करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।